एक कोने में इकट्ठे हो जाओ, जल्दी चलो। सामने वाले कोने में अगर तुमने जरा सी भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैंने बहरहाल मरना ही है, ये तुम्हारी चीफ भी जिंदा ना बचेगी, इमरान ने चीख कर कहा और आठों आदमी सिमट कर तेजी से एक कोने में जा खड़े हुए। इमरान मारिया को उसी तरह बाजुओं में जकड़े दीवार के साथ साथ उसे घसीटता हुआ हाल के बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंच गया, जिसके साथ दो मशीन गनें पड़ी हुई थी और दूसरे लम्हे इमरान ने उसके पेट के गिर्द मौजूद बाजू यकलख हटाया और उसके साथ ही उसने बिजली की सी तेजी से झुककर एक मशीन गन उठा ली। मारिया ने बिजली की सी तेजी से तड़प कर उस मौका से फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म सिर्फ मामूली सा बल खाकर ही रह गया। इमरान का बाजू जो उसकी गर्दन के गिर्द जमा हुआ था, अक्टूबस के बाजू की तरह सख्ती से उसकी गर्दन के गिर्द जमा रह गया था। मशीन गन हाथ में आते ही इमरान ने यकलहत मारिया को एक बाजू की मदद से घुमाकर दूर फर्श पर पटका और उसके साथ ही हाल मशीन गन की तड़तड़ाहट और उन 8 अफराद की चीखों से गूंज उठा। चूंकि वो इकट्ठे ही खड़े थे इसलिए एक ही ब्रश ने उन 8 को छलनी करके रख दिया था। मारिया नीचे गिरते ही तेजी से उठने लगी थी कि इमरान ने आगे बढ़कर उसकी पुष्ट पर जोरदार लात मारी और मारिया चीखती हुई दोबारा नीचे गिरी। इमरान ने बिजली की सी तेजी से झुककर उसकी गर्दन एक हाथ से पकड़ी और दूसरे लम्हे मारिया बुरी तरह चीखती हुई दरवाजे के साथ दीवार से एक जोरदार धमाके से सर के बल टकराई और नीचे गिरकर एक लम्हे के लिए तड़पी और फिर साकत हो गई। उसी लम्हे हाल का मेन गेट एक झटके से खुला और दो मुसल्लिह आदमी बिजली की सी तेजी से अंदर दाखिल हुए, मगर उसके साथ इमरान के हाथ में मौजूद मशीन गन तड़तड़ाई और वो दोनों चीखते हुए फिजा में उछले और नीचे फर्श पर जा गिरे। उसके साथ ही इमरान ने जंप लगाया और एक लम्हे में खुले दरवाजे में जा खड़ा हुआ। उसके साथ ही एक बार फिर मशीन गन तड़तड़ाई और बाहर बरामदे में मौजूद दो मुसल्लिह अफराद चीखते हुए नीचे जा गिरे और इमरान तेजी से बरामदे के एक स्तून से के पीछे जा खड़ा हुआ। उसी लम्हे फाटक की छोटी खिड़की खुली और फाटक से बाहर मौजूद दोनों मुसल्लिह अफराद एक के बाद दीगरे अंदर दाखिल हुए ही थे कि इमरान ने जो स्तून की ओट में खड़ा था एक बार फिर फायर खोल दिया और वो वहीं फाटक के सामने ही चीखते हुए ढेर हो गए। इमरान तेजी से वापस मुड़ा और दोबारा हाल में दाखिल हो गया। मारिया उसी तरह बेहोश पड़ी हुई थी। इमरान ने झपट कर उसे उठाकर कांधे पर डाला और दौड़ता हुआ उस छोटे दरवाजे की तरफ बढ़ा जिधर से वो आदमी जिसे मारिया ने जैकू कहा था मारिया के साथ आया था, और वो दूसरा आदमी भी जो लाइम जूस और शराब लाया था भी वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि उसी दरवाजे की दूसरी तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और वो उछलकर दरवाजे की साइड में दीवार के साथ खड़ा हो गया। मारिया अभी तक उसी कांधे पर लदी हुई थी। उसी लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और उसके साथ ही पहले जैकू और उसके पीछे वो शराब और जूस ले आने वाला हाल में दाखिल हुए। जैकू के हाथ में मशीन पिस्टल था जबकि दूसरे आदमी के हाथ में मशीन गन थी। क्योंकि इमरान ने दो ही आदमियों के दौड़ने की आवाजें सुनी थी इसलिए जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए इमरान ने फायर खोल दिया और वो दोनों जो हाल में पड़ी लाशें देखकर ठटके ही थे बुरी तरह चीखते हुए घूमकर नीचे गिरे और इमरान मारिया को उठाए तेजी से भागकर उस खुले दरवाजे से दूसरी तरफ मौजूद राहदारी में दाखिल हो गया। उसने जिस अंदाज में गोलियां बरसाई थीं उसे मालूम था कि वो चंद लम्हों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाजा था जो खुला हुआ था। इमरान उस दरवाजे से दूसरी तरफ आया तो यहाँ एक बंद राहदारी थी जिसमें 4 कमरों के दरवाजे जिनमें से एक खुला हुआ था। इमरान दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा। ये कमरा दफ्तर के इसी अंदाज में सजा हुआ था। मेज पर शराब की 2 खाली बोतलें भी पड़ी हुई थी लेकिन वहाँ कोई आदमी ना था। इमरान ने मारिया को वहीं सोफे पर डाला और फिर उसकी कलाई पकड़कर चेक किया। दूसरे लम्हे उसने फुर्ती से अपनी बेल्ट खोली और मारिया के दोनों हाथ उकब में करके उसने उसकी कलाई बेल्ट से बांध दी। फिर मशीन गन संभाले वो तेजी से वापस पलटा और उसने बाकी दरवाजे खोलकर देखने शुरू कर दिए। एक कमरा ख्वाबगाह के अंदाज में सजा हुआ था जबकि दूसरा कमरा असलहे का स्टोर था। इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन वहीं फेंकी और वहां से उसने एक साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल उठाया और उसने मैगजीन लोड करके उसने जेब में डाला। उसके साथ ही एक तेज धार चाकू भी उठा लिया। फिर वो स्टोर से बाहर आ गया। उसने आखिरी दरवाजा खोला तो चौंक पड़ा। ये लिफ्ट थी। इमरान ने अंदर पहुंचकर उसका दरवाजा बंद किया और फिर अंदर लगा हुआ बटन प्रेस किया। दूसरे लम्हे लिफ्ट एक झटके से ऊपर चढ़ने लगी। चंद लम्हों बाद रुकी तो इमरान दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। ये उस इमारत की दूसरी मंजिल थी जहां ख्वाबगाहों के अंदाज में सजे हुए कमरे ही कमरे थे। इमरान ने सारे कमरे चेक किए और फिर दोबारा लिफ्ट के जरिए नीचे आ गया। अब उसे इत्मीनान हो गया था कि कोई और आदमी जिंदा इस क्लब में मौजूद नहीं है। मारिया अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी इसलिए इमरान दौड़ता हुआ वापस हाल में पहुंचा। वहां सिर्फ लाशें ही पड़ी हुई थी। इमरान मेन गेट से बाहर आया। ये फाटक की छोटी खिड़की अभी तक खुली हुई थी। इमरान दौड़ता हुआ फाटक के पास पहुंचा और उसने सर बाहर निकालकर झांका तो सड़क वीरान थी। दूर दूर तक कोई आदमी ना था। ये क्लब चूंकि शहर से काफी दूर हटकर बना हुआ था इसलिए वहां कोई आदमी मौजूद ना था और ना ही सड़क पर कोई ट्रैफिक थी। इमरान ने खिड़की को अंदर से बंद किया और वापस मुड़ गया। वो समझ गया था कि ये कोई आम क्लब नहीं है बल्कि मारिया उसे अपने खसूसी मकासद के लिए इस्तेमाल करती होगी। शायद उसने इमरान और उसके साथियों को यहीं बुलवाया इसलिए होगा कि वो उन्हें इत्मीनान से हलाक कर सके और अगर इमरान के साथ निगरानी करे तो यहाँ वीराने में उन्हें आसानी से मार्क किया जा सके। यही वजह थी कि बेपनाह और मुसलसल फायरिंग के बावजूद जहाँ किसी किस्म की मुदाखलत ना हुई थी। इमरान वापस उसी कमरे में पहुंचा जहां मारिया अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी। इमरान ने उसका नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया और चंद लम्हों बाद ही मारिया के जिस्म में हरकत पैदा हुई और इमरान हटकर सामने पड़ी हुई कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया।
चंद लम्हों बाद ही मारिया ने कराहते हुए आंखें खोली। वो चंद लम्हे तो लाशऊरी की कैफियत में पड़ी रही। फिर उसने झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन हाथ उकब में बंधे होने की वजह से वो फौरी तौर पर ना उठ सके और इमरान ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़कर उठाया और फिर कुर्सी पर वापस जाकर बैठ गया। तुम जिंदा हो? मारिया ने उकब में बंधे हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने हाँ इतना मजमा इकट्ठा कर रखा था, जबकि मैं तो तुमसे अकेली मुलाकात के शौक में अपने साथियों को भी साथ ना ले आया था। बहरहाल अब हम दोनों इस इमारत में अकेले हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, क्या सब मर गए हैं? एंडरसन भी, बाकी भी? मगर मारिया ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। एंडरसन कौन? वो कौन है? इमरान ने जानबूझकर चौंक कर पूछा। मेरा मतलब है जैकू, मारिया ने हकलाते हुए कहा। वो अभी तक हैरत और खौफ के झटके से बाहर ना निकल सकी थी। अच्छा, तो वो एंडरसन था। अगर तुम पहले ही उसका असल ताल्लुक करवा देती तो मैं उसे भी तुम्हारी तरह जिंदा छोड़ देता। बहरहाल अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आ रहा हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे आदमियों की लाशों की ज़ियारत भी करा सकता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने अकेले सब कुछ कर डाला, सब मर गए। यहाँ मौजूद एंडरसन भी, बाहर बरामदे में मौजूद 4 मुसल्लिह अफराद भी, फाटक के बाहर मौजूद 2 मुसल्लिह अफराद और एंडरसन का साथी रियाल्टो। कोई भी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सका। मारिया के लहजे में इस बार हैरत के साथ साथ खौफ की आमेजिश भी थी। वो बेचारे मासूम हिरनों की तरह बारी बारी मशीन गन के सामने आते गई और शिकार होते चली गई। इसमें मेरा क्या कसूर था? और सुनो मारिया, अब तो मुझे ब्लैक टॉप के चीफ का कोई ऐसा फ़ोन नंबर बताओगी जिस पर वो बराह रास्त मिल जाए, और अपने उस आदमी का भी जो हमारी कोठी की निगरानी करने वालों का इंचार्ज है। इमरान ने यकला संजीदा होते हुए कहा। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हारा जो चीज़ चाहे कर लो। काश मुझे अंदाज़ा होता कि तुम इस तरह भी यहाँ की सिचुएशन बदल सकते हो तो तुम कभी कामयाब ना हो सकते थे, मारिया ने होंठ भींचते हुए कहा। मगर तुमने खुद ही तो बताया था कि तुमने मेरी फाइलें पढ़ रखी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जो कुछ उनमें दर्ज था उस पर मुझे कतई यकीन ना आया था, और फिर तुमसे मिलने के बाद तो वाकई इस नतीजे पर पहुंची थी कि ये सब कुछ मुबालिगा है। मगर अब एहसास हो रहा है कि वो सब कुछ दुरुस्त था। बहरहाल मुझसे ज़िंदगी में पहली बार हमाकत हुई है और मैं इस हमाकत का नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या करोगे? तशद्दुद करोगे? कर लो। मार डालोगे? मार डालो, लेकिन मेरी जुबान किसी सूरत भी नहीं खुल सकती। मेरा नाम मारिया है, मारिया, मारिया ने इंतहाई बाएतमाद लहजे में कहा, और इमरान बाइख्तियार मुस्कुरा दिया। पहली बात तो ये कि मैं औरतों पर तशद्दुद का कायल नहीं हूँ, और फिर तुम जैसी खूबसूरत पर तो तशद्दुद इंतहाई बदज़ोकी है। दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें मारना मकसूद होता तो तुम्हारी लाश भी वहीं हाल में अपने साथियों के साथ पड़ी होती, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ मैंने पूछा है वो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, और मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, जो कुछ मैंने पूछा है वो बता दो। मैं तुम्हें जिंदा सलामत यहाँ छोड़कर चला जाऊँगा। अगर तुम जो चाहो तो तुम्हें साथ ले जाकर शहर में जिस जगह तुम कहो वहाँ ड्रॉप भी कर दूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं ना बताऊं तो फिर क्या करोगे? मारिया ने होंठ चबाते हुए कहा। अगर का लफ्ज मेरी लुगत में है ही नहीं, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, तो जो चाहो कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मारिया ने कहा। मुझे मालूम है कि तुम जिद की पकी, वैसे भी औरतों की जिद मशहूर है, और मैं तुम पर कोई तशद्दुद भी नहीं करना चाहता। इसके बावजूद आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैंने जो कुछ पूछा है वो बता दो, वरना दूसरी सूरत में जहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई ना होगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वही तशद्दुद की धमकी दे रहे हो मुझे, मारिया को, जो एक पूरे सेक्शन की इंचार्ज है? जिंदगी में ऐसे मौके तो आते ही रहते हैं। कर लो तशद्दुद, जिस कदर जी चाहे तशद्दुद कर लो। तुम देखना कि मेरे मुंह से चीख तो एक तरफ सिसकारी भी ना निकलेगी, मारिया ने इंतहाई बाएतमाद लहजे में कहा। ओके, तुम्हारी मर्जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो कोशिश की कि तुम खुद ही सब कुछ बता दो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, और उठकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। साथ ही वो स्टोर रूम था जिसमें असलहा मौजूद था। इमरान ने उसका दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो स्टोर से बाहर आया तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो वापस कमरे में दाखिल हुआ तो मारिया अपने हाथ आज़ाद कराने के लिए शदीद जदोजहद में मसरूफ़ थी। जब कोई मर्द किसी औरत को बांध दे तो फिर आज़ादी अदालत के जरिए ही मिल सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और मारिया ने होंठ भींच लिए। उसने एक तवील सांस लेते हुए जदोजहद छोड़ दी। तो फिर तैयार हो जाओ मिस मारिया उर्फ गोल्डन गर्ल, सब कुछ बताने के लिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने उकब में मौजूद हाथ सामने किया तो उसके हाथ में एक धागे से बंधी एक करीहा सूरत 12 टांगों वाली मकड़ी बुरी तरह तड़प रही थी। उसे देखो, ये औरतों की जिस्म पर सैर करने की बेहद शौकीन होती है। नरम नरम जिल्द पर जब उसकी टांगों पर मौजूद सैकड़ों बाल घने हैं तो उसे बेहद लुत्फ आता है। इमरान ने तड़पती हुई मकड़ी को मारिया की आंखों के सामने करते हुए कहा, हटाओ हटाओ उसे, हटाओ, ये क्या कर रहे हो, हटाओ उसे, मारिया ने यकलहत इंतहाई खौफजदा लहजे में चीखते हुए कहा, और साथ ही उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं उसे तुम्हारे स्कर्ट के खुले गले में डाल रहा हूँ, फिर देखना ये किस तरह तुम्हारे पूरे जिस्म पर 100 मीटर रेस लगाती है, इमरान ने कहा, और साथ ही उसने मकड़ी को मारिया की गर्दन पर छोड़ दिया। लेकिन धागे का सिरा उसने हाथ में रखा हुआ था। मकड़ी को जैसे ही चलने के लिए जगह मिली वो तेजी से नीचे की तरफ चलने लगी और कमरा मारिया के हलक से निकलने वाली खौफनाक चीखों से गूंज उठा। उसका जिस्म इस बुरी तरह से लरजने लगा और झटके खाने लगा जैसे उसे रेशा हो गया हो, और चेहरा इस कदर मसे होता गया कि जैसे उस पर मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। इमरान धागे वाला हाथ नीचे किए जा रहा था और मकड़ी अपना सफर तय कर रही थी।
हटाओ हटाओ फारगार्ड से इसे हटाओ, मैं सब कुछ बता देती हूँ, हटाओ उसे हटाओ। जकलहत मारिया ने हिजानी अंदाज में चीखते हुए कहा। वो मुसलसल हटाओ हटाओ का लफ्ज चीखे जा रही थी और इमरान ने एक झटके से धागा खींचकर मकड़ी को दोबारा फिजा में उठा लिया। बताओ वरना इस बार धागा छोड़कर कमरे से बल्कि इस इमारत से भी बाहर चला जाऊंगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और मारिया ने ना सिर्फ स्टेन का ज़ाती फ़ोन नंबर बल्कि ब्लैक टॉप के हेडक्वार्टर का पता, अपने खास आदमी विक्टर का पता और उसका फ़ोन नंबर सब कुछ बता दिया। सोच लो, अगर तुमने गलत बयानी की है तो अभी मौका है, वरना तुम्हारे असलहे के स्टोर में वहीं 10-12 मकड़ियां मौजूद हैं, वो सब भी तुम्हारे जिस्म पर टहल सकती हैं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैंने सच बताया है, तुम वाकई शैतान हो, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, मैं उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, ये तो मौत से भी बड़ा अजाब है, मारिया ने झटके खाते हुए कहा। और इमरान ने मुस्कुराते हुए मकड़ी को जमीन पर रखकर उस पर अपना बूट रखकर उसे कुचल दिया। खुदा की पनाह, तुम मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया, मुझे मारिया को, मारिया ने मकड़ी के मरने पर एक तवील सांस लेते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर इंतहाई शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए थे, जैसे वो अपने बोल पड़ने पर खुद ही शर्मिंदा हो। खूबसूरती को कभी बदसूरती पसंद नहीं आती मारिया, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं पहले मकड़ियों का आलमी मुकाबला हुसन मुनक्किद करवाता और फिर हसीना आलम मकड़ी ले आता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हैरत अंगेज आदमी हो, मैंने कभी तसव्वुर भी ना किया था कि इस तरह तुम मेरी भी जुबान खुलवा सकते हो, काश मैंने तुम्हारी कोठी बमों से उड़ा दी होती, मारिया ने होंठ चबाते हुए कहा। पहले मैं तुम्हें बोलने के लिए कह रहा था, अब मैं तुम्हें खामोश रहने के लिए कहूंगा, क्या तुम कुछ देर खिलाफे फितरत खामोश रह सकती हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, मारिया ने चौंक कर कहा। ये मतलब वाला मसला लंबा है, इसलिए तरकीब नंबर वही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। और हाथ बढ़ाकर उसने यकलहत एक हाथ से मारिया के जबड़े भींच दिए। यकलहत जबड़े भींचने की वजह से उसका मुंह बहुत खुल गया और इमरान ने जेब से रुमाल निकाल कर उसे मारिया के खुले मुंह में डाल दिया और उसके साथ ही उसे जबड़ों पर मौजूद हाथ छोड़ दिया। मारिया ने ऊँ करना शुरू कर दिया। ये ऊँ भी बंद करनी पड़ेगी, चाहे कुछ कर लो, औरतें किसी न किसी अंदाज में बोलती ही रहती हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर जेब से खंजर निकाल लिया जो उसने असलहे के स्टोर से उठाया था और मारिया के मुंह से निकलने वाली ऊँ की आवाज़ें यकलहत बंद हो गई। मैं नहीं चाहता कि किसी औरत को हलाक कर दूं, लेकिन अब अगर तुम्हारे हलक से मामूली सी ऊँ की आवाज़ भी निकली तो पलक झपकने में खंजर तुम्हारी शहरग में उतर जाएगा। इमरान का लहजा इस कदर सर्द था कि मारिया के जिस्म खौफ से झटके खाने लगा, लेकिन आवाज़ न निकली थी। इमरान ने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जीरो हाउस। राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी, डबल जी। इमरान के हलक से मारिया जैसी आवाज़ निकली और मारिया जो अब तक खामोश बैठी थी यकलहत चौंक पड़ी, लेकिन इमरान के दूसरे हाथ में मौजूद खंजर की वजह से उसके हलक से कोई आवाज़ ना निकल सकी। यस मादाम, विक्टर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। 31 टॉप हिल कॉलोनी की निगरानी की क्या पोजीशन है, इमरान ने मोदबाना लहजे में पूछा। मादाम, भरपूर अंदाज में निगरानी की जा रही है, वो सब लोग अंदर हैं और आपस में आपकी और इस इमरान की मुलाकात के बारे में ही तबसरे कर रहे हैं, विक्टर ने जवाब दिया। सुनो विक्टर, मैंने उस इमरान से सुलह कर ली है, अब वो हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं, तो ऐसा करो फौरी तौर पर निगरानी खत्म कर दो, जब तक मैं मजीद हिदायत ना दूं तुमने उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करनी, और अब जब तक मैं हो तुमसे राब्ता ना करूं तुमने किसी सूरत भी मुझसे राब्ता नहीं करना, क्योंकि मैं उस इमरान से अहम मुज़ाकरात में मसरूफ़ हूँ। तुम अपने साथियों को ज़ीरो हाउस में ही इकट्ठा कर लो, मैं किसी भी वक्त इमरान के साथ वहाँ आ सकती हूँ, इमरान ने सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा। यस मादाम, विक्टर ने कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रखा और फिर मुस्कुराते हुए उसने खंजर जेब में डाला और आगे बढ़कर उसने मारिया के मुंह से रुमाल निकालकर एक तरफ फेंका और फिर उसके हाथ भी आज़ाद कर दिए। तुम इंतहाई हैरत अंगेज आदमी हो, तुम तो जादूगर हो, वाकई जादूगर हो, मारिया ने भी बारी बारी अपनी कलाइयाँ मसलते हुए कहा और अब वो उठकर खड़ी हो चुकी थी। मैंने तुम्हारे उस विक्टर से गलत नहीं कहा, मैं अभी तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, इमरान ने बेल्ट बांधते हुए मुस्कुरा कर कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से उछलकर एक तरफ हटा और मारिया जिसने अचानक उस पर हमला कर दिया था उसके अचानक हट जाने से कुर्सी से टकराई, कुर्सी समेत नीचे गिरी। फिर वो बिजली किसी तेजी से पलटकर खड़ी होने ही लगी थी कि इमरान की लात हरकत में आई और मारिया चीखती हुई किसी गेंद की तरह उड़कर सामने वाली दीवार से जा टकराई। दीवार से टकराकर नीचे गिरते हुए उसके जिस्म ने एक बार फिर उल्टी कलाबादी खाकर इमरान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इमरान बेल्ट का बुक्कल लगाने में मसरूफ था। पहले से भी ज्यादा तेजी से एक तरफ हटा और उसके साथ ही उसने उछलकर अपना मुड़ा हुआ घुटना ऊपर कर दिया और कमरा मारिया के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। मारिया का जिस्म इस तरह हवा में उठता चला गया जैसे वो हाई जंप का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में मसरूफ हो, और फिर उसका जिस्म रोल करने के अंदाज में वापस कालीन पर गिरा और उसके साथ ही इमरान ने उसकी कनपट्टी पर भरपूर ज़र्ब अंदाज में ज़र्ब लगा दी और मारिया के जिस्म एक झटका खाकर साकत हो गया। अगर तुम इसी तरह की दोस्ती चाहती हो तो इसी तरह से ही, इमरान ने जहरहंद लहजे में कहा और पहले उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर एक तरफ मेज़ पर रखा और फिर उसने झुककर बेहोश पड़ी मारिया को उठाया और उसे कंधे पर डालकर तेज़ी से कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसने बेहोश मारिया को कार की ऊपरी सीट के दरमियान लटाया और फिर आगे बढ़कर उसने फाटक खोला और कार को बैक करके फाटक से बाहर ले आकर रोका और नीचे उतरकर एक बार फिर फाटक क्रॉस करके वो अंदर गया।
फाटक को बंद करके उसने कुंडा लगाया और फिर फाटक पर चढ़कर वो बाहर कूद गया। फोन का रिसीवर वो पहले ही क्रेडल से हटाकर रख आया था और फाटक अंदर से बंद होने की वजह से उसे यकीन था कि लाशों को जल्दी ट्रेस ना किया जा सकेगा। इसके लिए सारा मसला अपने साथियों को निगरानी से बचाना था। यही वजह थी कि उसने क्लब में मौजूद सब आदमियों का खात्मा कर लेने के बावजूद वहां काफी वक्त गुजारा था, वरना मारिया से पूछ तो अपनी रिहाइश गाह पर भी ले जाकर कर सकता था। लेकिन वो जानता था कि जैसे ही वो मारिया समेत वहां पहुंचा, मारिया के ग्रुप को सारी सूरत हाल का पता चल जाएगा और उनके पास उस 31 टॉप हिल कॉलोनी के अलावा फिलहाल और कोई रिहाइश गाह भी मौजूद न थी और ना ही फौरी तौर पर मिल सकती थी। इसलिए उसने मारिया से विक्टर के मुतालिक पूछ करके उसे निगरानी हटाने के बाद मारिया को साथ लेकर चला था। वो अब भी मारिया को बेहोश किए बगैर साथ ले जाना चाहता था ताकि अगर रास्ते में पुलिस चेकिंग हो तो मारिया अपनी जान के खौफ से खामोश रहेगी। लेकिन मारिया के अचानक हमला कर देने की वजह से उसे मजबूरन बेहोश करना पड़ा था। चंद लम्हों बाद उसकी कार इंतहाई तेज रफ्तारी से वापस शहर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। साथ ही वो फार्मूला वापस हासिल करने के लिए एक नई प्लानिंग सोचकर जहन में उसकी कड़ियां जोड़ने में मसरूफ था। ब्लैक टॉप का चीफ बॉस स्टेन अपनी रिहाइश गाह में बने हुए दफ्तरनुमा कमरे में मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ फाइलों के मुताले में मसरूफ था। इस वक्त रात खासी गहरी हो चुकी थी लेकिन वो मुसलसल काम में मसरूफ था। उसकी आदत थी कि वो दफ्तर से फाइलें घर ले आता था और फिर अपने दफ्तरनुमा कमरे में बैठकर वो रात देर तक काम करता रहता था। उसकी बीवी काफ़ी अर्सा पहले फौत हो चुकी थी और उसने दोबारा शादी न की थी एक बेटी से जो एक्रीमिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। इसलिए स्टेन अपनी सरकारी रिहाइश गाह में मुलाजमों के साथ अकेला ही रहता था। वो मुलाजमों को भी ज़्यादा भीड़ भाड़ रखने का कायल न था, इसलिए उसके पास सिर्फ 2 मुलाजिम थे जो वही कोठी में ही उसके साथ रहते थे। उसकी कोठी चूंकि सरकारी कॉलोनी में थी इसलिए उसे कोठी की हिफाजत की भी फिक्र ना थी। कॉलोनी के गेट बाकायदा दीवार बनाकर साइंसी अंदाज में हिफाजती इकदाम किए गए थे और कॉलोनी के गेट पर बाकायदा मुसल्लिह गार्ड 24 घंटे पहरा देती थी और कॉलोनी में मुकीम अफराद को जो भी चाहे कॉलोनी में एक दिन में 1000 बार ही क्यों ना दाखिल होना पड़े उनका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता था और रजिस्टर पर बाकायदा उसका अंदराज किया जाता था। कॉलोनी में रहने वालों के मेहमान कॉलोनी में मुकीम अफराद की इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हो सकते थे, इसलिए किसी फांसी गार्ड रखने की भी उसे ज़रूरत ना रहती थी और वो इत्मीनान और सुकून से इस कोठी में अपने 2 मुलाजमों के साथ रहता था। वो फाइल के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। स्टेन ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा क्योंकि इस वक्त किसी किस्म की कॉल की कोई तवक्का की ही ना जा सकती थी। स्टेन की आदत थी कि वो घर पर ना ही किसी से रब्ता करता था ना ही किसी को राब्ते की इजाज़त देता था। फ़ोन की घंटी मुसलसल बजे चली जा रही थी इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्टेन बोल रहा हूँ, स्टेन ने बावकार से लहजे में कहा। गेट इंचार्ज बोल रहा हूँ जनाब, बेवक्त कॉल करने की माफ़ी चाहता हूँ। आपके 2 मेहमान आए हैं और वो मुसर हैं कि आपको उनसे मिलना बेहद ज़रूरी है। दूसरी तरफ से मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। मेहमान कौन है? स्टेन ने और ज़्यादा हैरान होते हुए पूछा। एक मारिया है और दूसरे मिस्टर एंडरसन, गेट इंचार्ज ने कहा। मारिया और एंडरसन और जहां इस वक्त बात कराओ मारिया से, स्टेन ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हेलो बॉस, मैं मारिया बोल रही हूं, मैं एंडरसन के साथ आई हूं। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में इंतहाई अहम बातचीत करनी है और फौरी वरना नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ से मारिया की मादत भरी आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो उस फार्मूले का मसला है और वेरी बैड, सीक्रेट सर्विस यहाँ पहुँच गई है, ठीक है। रिसीवर गेट इंचार्ज को दो, स्टेन ने बुरी तरह होंठ चबाते हुए कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का नाम सुनकर उसके जहन में धमाके से होने लग गए थे क्योंकि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की कारकर्दगी के बारे में अच्छी तरह जानता था। यस सर, गेट इंचार्ज की आवाज़ सुनाई दी। मेहमानों को आने दो, स्टेन ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया और स्टेन ने रिसीवर रख दिया और फिर उसने मेज़ के किनारे पर लगा हुआ बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और उसका ज़ाती मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। ये एक अधेड़ उम्र आदमी था। बेंच, मेरे 2 मेहमान आ रहे हैं, जैसे ही वो पहुंचे उन्हें यहाँ दफ्तर ले आना और फिर कुछ पीने के लिए ले आना, स्टेन ने मुलाजिम से मुहातिब होकर कहा। यस सर, विंच ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया और वापस मुड़ गया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस फार्मूले के पीछे यहाँ आ गई है। इसका मतलब है या मारिया वहाँ कोई ऐसा क्लू छोड़ आई है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब तो खसूसी इंतजामात करने पड़ेंगे, स्टेन ने होंठ चबाते हुए मुस्कुराने के अंदाज में कहा। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ उभरी और उसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया और एक औरत और एक मर्द अंदर दाखिल हुए। मगर उन्हें अंदर आता देख स्टेन शदीद तरीन हैरत की वजह से उछलकर खड़ा हो गया क्योंकि आने वाला ना एंडरसन था और ना आने वाली मारिया थी। हेलो चीफ ऑफ ब्लैक टॉप, मिस्टर स्टेन, माफ़ कीजिए हमने आपको बेवक्त डिस्टर्ब किया है, उस मर्द ने मुस्कुराते हुए कहा और स्टेन जो हैरत से बुत बना खड़ा उन्हें देख रहा था बेएहतियात चौंक पड़ा। कौन हो तुम? स्टेन ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ उसका हाथ तेजी से मेज़ के ऊपर वाली दराज की तरफ बढ़ा। अरे नहीं, आप कोई हथियार नहीं निकालेंगे, वैसे भी आप एक लिहाज से एक बहुत बड़ी सरकारी तंजीम के चीफ हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, उस मर्द ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ उसकी जेब से एक मशीन पिस्टल बाहर आ गया। स्टेन ने हाथ ऊपर उठा लिया। वैसे उसने मेज़ के किनारे पर लगा हुआ वो बटन दबा दिया था जिससे विंच वहां पहुंच सकता था।
تم کون ہو؟ اسٹین نے ہون بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اب حیرت کے شدید ترین جھٹکے سے باہر آ گیا تھا۔ آپ ادھر صوفے پر آ جائیں تاکہ اطمینان سے باتیں ہو سکیں، چلے آئیں ورنہ۔ مرد کا لہجہ فکرے کی آہر میں یکلا سرد ہو گیا تھا اور اسٹین ہون چباتا سائڈ سے باہر آ گیا۔ تم باہر جا کر دیکھو، اگر کوئی دوسرا ملازم ہو تو اسے بھی وقتی طور پر آف کر دو، اس مرد نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا جو ایک طرف خاموش کھڑی تھی، اور وہ عورت سر ہلاتے ہوئی تیزی سے مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ آئیے ادھر آئیے، صوفے پر تشریف رکھیے تاکہ اطمینان سے تعارف ہو جائے، اس مرد نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور اسٹین جیسے ہی صوفے پر بیٹھنے کے لیے مڑا، دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اوندھے منہ صوفے پر جا گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، اس آدمی نے بجلی کی سی تیزی سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر رکب میں کر دی۔ اسٹین نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پشت پر اس مرد کا گھٹنا رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ حرکت بھی نہ کر سکا، اور دوسرے لمحے کھٹاک کی آواز کے ساتھ اس کی دونوں کلائیوں کے گرد کلپ ہتھکڑی لگا دی گئی، اس کے ساتھ اس کے جسم کو گھما کر دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی تھیں۔ تم ہو کون؟ اسٹین نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، شاید آپ جانتے ہوں۔ ویسے مس ماریا کا تو یہی دعویٰ تھا کہ وہ میری رگ رگ سے واقف ہے، لیکن دراصل میرے جسم میں کچھ رگیں خاموش ہیں، اور ان رگوں کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے بیچاری کو ان رگوں کا مزید علم حاصل کرنے کے لیے عالم بالا جانا پڑ گیا ہے، کیونکہ ان رگوں کا علم وہیں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس بار اس مرد نے ایشیائی لہجے میں کہا، اور صوفے پر بیٹھا ہوا اسٹین ایک بار پھر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ علی عمران کا نام اس کے ذہن پر کسی کوڑے کی طرح برسا تھا۔ اس کے ذہن کی بعید ترین گوشے میں بھی یہ بات نہ تھی کہ آج یہ آدمی وہی علی عمران ہو سکتا ہے جس کی دھوم پوری دنیا میں ہے۔ ارے میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، آپ ایک بڑے سرکاری افسر ہیں، اس لیے آپ کو میرے احترام میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تشریف رکھیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسٹین ایک طویل سانس لے کر دوبارہ دھم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے وہ لڑکی دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ ایک اور ملازم تھا، اسے بھی آف کر دیا ہے، اس لڑکی نے کہا۔ کیا تم نے ملازموں کو ہلاک کر دیا ہے؟ اسٹین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دونوں ہی اس کے پرانے ملازم تھے، اس لیے ان کی ہلاکت کی خبر سن کر واقعی دلی صدمہ پہنچا تھا۔ ارے نہیں، وقتی آف کرنے کا مطلب صرف بے ہوش ہونا ہے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس اسٹین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر رکھا ہوا کوئی بڑا پتھر ہٹ گیا ہو۔ ماریا کو تم نے مار دیا ہے؟ اسٹین کو اچانک عمران کا وہ فقرہ یاد آ گیا جس میں اس نے ماریا کے ساتھ عالم بالا کا ذکر کیا تھا۔ مجبوری تھی جناب، عالم بالا پہنچنے کے لیے ابھی اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، مس ماریا اکیلی نہیں گئی، ان کے ساتھ ان کا گولڈن گرل والا پورا سیکشن بھی گیا ہے تاکہ وہ اکیلی جاتے ہوئے خوف نہ کھائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اسٹین کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے۔ تو تم اب کیا چاہتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ تم یقیناً اس فارمولے کے پیچھے آئے ہوگے، لیکن میرے پاس فارمولہ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے علم ہے کہ وہ اب کہاں ہے، اسٹین نے اس پارٹ لہجے میں کہا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران کے سامنے کسی صورت بھی نہ جھکے گا۔ وہ فارمولہ؟ ارے اس کا ہم نے اچار ڈالنا ہے، اگر ہم وہ فارمولہ واپس لے بھی جائیں تو ظاہر ہے آپ کے سائنسدانوں نے اسے پڑھ بھی لیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس کی کاپیاں بھی کرا لی ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اسٹین عمران کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ واقعی عمران نے جو کچھ کہا تھا اس بات میں وزن تھا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اسٹین نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ صرف اتنا بتا دیں کہ کیا ڈیفینس سیکرٹری مسٹر رونالڈ نے آپ کو کنفرم کر دیا تھا کہ دوسری بار جو فارمولہ لایا گیا ہے وہ درست ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رونالڈ نے باقاعدہ اسے کنفرم کیا تھا، تبھی مجھے اطمینان ہوا تھا، اسٹین نے چونک کر کہا۔ شکریہ، مجھے بس یہی بات کنفرم کرنی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسٹین حیرت سے اسے اپنی طرف آتے دیکھنے لگا، پھر اسے اس عمران کا بازو گھومتا نظر آیا، اور اس کے ساتھ اس کے دماغ میں جیسے خوفناک دھماکہ ہوا، اور پورے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑتی چلی گئیں، اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی، اور اس کے ساتھ اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔